प्रिंस, आप मुझे बताएं तो सही कि यहाँ नॉर्थ जोन में आपका मिशन क्या है। अर्ल जॉनसन ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो उस वक्त कैफे आलाक के आरामदेह तहखाने में बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। यार, मिशन ऐसा है कि मुझे कहते हुए शर्म आती है, इमरान ने बुरी तरह शर्माते हुए कहा। और अर्ल जॉनसन उसके अंदाज पर बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा, जबकि कैप्टन शकील मुस्कुरा दिया। अलबत्ता तनवीर उसी तरह संजीदा बना बैठा था। अच्छा, कुछ भी हो आप मुझे बताइए, मैं इस सिलसिले में आपकी भरपूर मदद करूंगा, अर्ल जॉनसन ने हंसते हुए कहा। दरअसल एक लड़की को अगवा करना है, लेकिन वो जालिम इस कदर खूबसूरत है कि उसके सामने जाते ही हम बुत बन जाते हैं और हुस्न की बारगाह में सलाम करके वापस आ जाते हैं, इमरान ने बड़े शर्माते हुए अंदाज में जवाब देते हुए कहा। एक लड़की को अगवा करने के लिए आप पाक एशिया से यहाँ आए हैं? ऐसी कौन सी लड़की है? आप मुझे बताएं, मैं एक लम्हे में उसे आपके सामने पेश कर देता हूँ, अर्ल जॉनसन ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। क्यों तनवीर, बता दूं? इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा। शट अप, तुम खामखा उस बेचारे को बेवकूफ़ बनाने पर तुले हुए हो, तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। यार, ये तनवीर किसी की मदाखलत पसंद नहीं करता। ये कहता है कि किसी गैर महरम ने उस पर नजरें डाल दी तो उसका हुस्न गहना जाएगा, और शादी तो उससे तनवीर ने करनी है, इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। और तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ रुख फेर लिया। क्या वाकई आप संजीदा हैं? अर्ल जॉनसन ने मशकूक लहजे में कहा। एक लड़की है, उसका नाम सूफिया है, वो एक्रेमिया की मेन लेबॉर्ट्री में काम करती है, बस उसी का चक्कर है, इमरान ने कहा। और इस बार कैप्टन शकील के साथ साथ तनवीर भी चौंक पड़ा। मेन लेबॉर्ट्री का सुनकर वो दोनों समझ गए थे कि इमरान केस के सिलसिले में अर्ल जॉनसन को चक्कर दे रहा है। ओह, मेन लेबॉर्ट्री, लेकिन वो तो नॉर्थ जोन में नहीं है, वो तो फिलाडेल्फिया में है, अर्ल जॉनसन ने चौंकते हुए कहा। फिलाडेल्फिया में? मगर हमें तो पता चल रहा है कि वो नॉर्थ जोन में है, हम ख्वाह मखा यहाँ तुम पर बोझ आन बने, इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। वो तो प्रिंस फिलाडेल्फिया में है, मुझे इसलिए इल्म है कि मेरा एक कज़न उसमें काम करता है, अर्ल जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारे कज़न का? इमरान ने मासूम से लहजे में पूछा। रिचर्ड आर्क, वो वहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज है। वैसे अगर आपको इस लेबॉर्ट्री में कोई काम है तो मैं आपको रिचर्ड आर्क के नाम रुका दे सकता हूँ, वो आपसे पूरा ताउन करेगा, अर्ल जॉनसन ने जवाब दिया। तुम्हारा कज़न लेबॉर्ट्री के अंदर ही रहता है? इमरान ने पूछा। नहीं, लेबॉर्ट्री से हटकर ऑफिसर्स कॉलोनी बनी हुई है, वो वहाँ रहता है, बाकायदा ड्यूटी पर जाता है, अर्ल ने जवाब दिया। क्या वो शादीशुदा है? इमरान ने पूछा। नहीं, कुंवारा है, वैसे अय्याश आदमी है, इसलिए शादी की पाबंदियों से भागता है, अर्ल ने जवाब दिया। अच्छा, इसका पता बता दो, मैं उससे मिल लूंगा, इमरान ने कुछ सोचते हुए पूछा। ऑफिसर्स कॉलोनी, ब्लॉक 7, बंगला नंबर 11, मेन लेबॉर्ट्री, नाम तो आपको पता ही है, अर्ल जॉनसन ने कहा। ठीक है, तुम्हारा हवाला देकर उससे मिल लूंगा। चलो, वो और कुछ न करे, सूफिया से तनवीर की बातचीत तो करा ही देगा, तनवीर के लिए इतना ही काफी है, इमरान ने संजीदा अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। वो सब कुछ कर सकता है, आपकी तमाम ख्वाहिश पूरी हो सकती है, वो ऐसा ही आदमी है, अर्ल ने हंसते हुए कहा। क्या इस कॉलोनी में जाने के लिए कोई चेकिंग तो नहीं? इमरान ने पूछा। नहीं, लेबॉर्ट्री में तो किसी गैर मुतल्लिक आदमी को दाखिल नहीं होने दिया जाता, अलबत्ता कॉलोनी में जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, अर्ल ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू, तुमने तो तमाम मसला ही हल कर दिया, इमरान ने बड़े ममनूनाना अंदाज में कहा। उसी लम्हे दो वेटर ट्रालियां धकेलते हुए अंदर दाखिल हुए। अच्छा, आप खाना खाएं, मैं चलता हूँ, शाम को मुलाकात होगी, मैंने एक काम करना है, अर्ल जॉनसन ने उठते हुए कहा। और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ तह खाने से बाहर निकलता चला गया। जबकि वो सब खाने की तरफ मुतवज्जे हो गए। वेटरों ने बड़ी फुर्ती से दरमियानी मेज़ों पर खाना चुन दिया और फिर वो अदब से एक तरफ हटकर खड़े हो गए। तुम लोग जाओ,
جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیا جائے گا، عمران نے کہا اور ویٹر سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ آؤ بھائی کھانا تو کھا لو، پھر صوفیہ کو بھی ڈھونڈنے چلیں گے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ خالی پیٹ تو عشق بھی رفو چکر ہو جاتا ہے، عمران نے کہا اور سب مسکراتے ہوئے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کھانا چونکہ خاص طور پر ان کی فرمائش پر خصوصی طور پر پکوایا گیا تھا، اس لیے کھانا بے حد لذیذ اور مزیدار تھا اور ان سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے سویٹ ڈش کھائی اور پھر وہ آرام کرنے کے لیے قریب بچھے ہوئے بستروں پر لیٹ گئے، جبکہ جوزف نے اپنی جیب سے شراب کی بوتل نکال کر پینی شروع کر دی۔ ابھی انہیں لیٹے ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ان سب کے سر گھومنے لگے۔ جوزف کے ہاتھ سے بوتل نکل کر نیچے گری اور وہ دھڑام سے کرسی سے نیچے فرش پر گر پڑا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر وہ بھی لڑک گیا۔ عمران نے اپنے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ چند لمحوں بعد اس کے ذہن پر بھی تاریکی کا پردہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ تنویر تو بستر پر لیٹے لیٹے ہی ہوش و حواس کی سرحد پار کر گیا تھا۔ عمران کے ذہن میں آخری تاثر یہی ابھرا تھا کہ کھانے میں انہیں بے ہوشی کی دوا ملا کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا اسے علم نہ ہو سکا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک بڑے سے ہال کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا پایا۔ اس کا پورا جسم نائلون کی رسیوں سے بندھا ہوا تھا، صرف اس کی گردن ہی حرکت کر سکتی تھی۔ ساتھ والی کرسیوں پر کیپٹن شکیل، تنویر اور جوزف بھی موجود تھے۔ ان سب کی گردنیں ابھی تک ڈھلکی ہوئی تھی۔ عمران نے آنکھیں کھولتے ہی ادھر ادھر دیکھا۔ خاصا بڑا کمرہ تھا لیکن کمرہ ہر طرف سے بند تھا، کہیں کوئی دروازہ یا روشن دان موجود نہ تھا۔ اس کے باوجود کمرے میں گھٹن کا کوئی احساس نہ تھا۔ شاید خفیہ طور پر تازہ ہوا کی آمد کا بندوبست کیا گیا تھا اور کمرے میں سوائے ان لوگوں کے اور کوئی آدمی یا فرنیچر ٹائپ کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ عمران کا ذہن گھومنے لگا کہ آخر وہ کہاں ہیں اور کن لوگوں کے قبضے میں ہیں، کیونکہ ارل جانسن کے اس خفیہ تہہ خانے میں سے ان کا یوں باہر نکلنا اور پھر کھانے میں بے ہوشی کی دوا بات کچھ پلے نہ پڑ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ شاید یہ سارا چکر ارل جانسن کا چلایا ہوا ہو۔ وہ شاید مین لیبارٹری کی وجہ سے کھٹک گیا ہو اور اس کی وہ بلوطنی جاگ اٹھی ہو، مگر پھر اس نے یہ خیال چھوڑ دیا کیونکہ ارل جانسن اس وقت اٹھا تھا جب کھانا اندر آ گیا تھا۔ اس وقت وہ کھانے میں کوئی چیز ملانے کے قابل بھی نہ تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھیوں کو بھی ہوش آتا گیا۔ یہ ہم کہاں ہیں عمران صاحب؟ تنویر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ کسی مہذب قسم کی جہنم میں ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا اچانک سامنے والی دیوار میں سرسراہٹ کی آواز گونجی اور پھر دیوار کا ایک حصہ تیزی سے ایک طرف کھسکتا چلا گیا اور عمران سمیت سب کی نظریں دیوار میں پیدا ہونے والے اس خلا پر جم گئیں۔ دوسرے لمحے عمران کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی کیونکہ اسی خلا میں سے مادام ٹیلر اور مارٹن اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک آدمی اندر داخل ہوا جس نے ایک بڑا سا ٹیچی کیس اٹھایا ہوا۔ ان کے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہوتا گیا۔ بیگ والا تو دیوار کے ساتھ بیگ رکھ کر کھڑا ہو گیا جبکہ مادام ٹیلر اور مارٹن تیزی سے عمران کی طرف بڑھتے چلے آئے۔ خوش آمدید مادام ٹیلر، اچانک عمران کے منہ سے نکلا اور مادام ٹیلر ٹھٹک کر رک گئی۔ تو تمہیں ہوش آ گیا؟ مادام ٹیلر نے سخت لہجے میں کہا۔ ہوش مادام، جب سے تمہیں دیکھا ہے ہوش تو طویل رخصت پر چلے گئے ہیں اور رخصت بھی بلا تنخواہ، اس لیے عاشقی کے ساتھ ساتھ فاقے بھی ہو رہے ہیں، عمران نے ڈھیٹ عاشقوں کے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، تم نے تو مجھے چکر دینے کی کوشش کی تھی کہ تم پاکیشیا سے بول رہے ہو، مادام نے بلکہ غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے سوچا کہ چلو آپ پر کیا مہمانی کا بوجھ ڈالنا ہے، آپ ہی مہمان بن جائیں، لیکن آپ کو شاید میزبانی کا شوق کچھ زیادہ ہی ہے، اس لیے آپ نے ہمیں ہی مہمان بنا لیا، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ دیکھو علی عمران، تم اب ایسی جگہ پر ہو جہاں سے میری اجازت کے بغیر تمہاری روح بھی باہر نہیں جا سکتی، اس لیے اگر تم آسان موت کے خواہش مند ہو تو وہ فارمولہ میرے حوالے کر دو، مادام نے کرخت لہجے میں کہا۔ آپ بڑی بھولی ہیں مادام، روایتی محبوب کی طرح، کس کم بخت کی روح یہاں سے جانا چاہتی ہے؟ محبوب کا گھر تو عاشق کی جنت ہوتی ہے، عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا۔ چلو ایسا ہی صحیح، ابھی تمہاری یہ ٹرٹر ختم ہو جائے گی، مادام نے سخت لہجے میں کہا اور پھر اس نے مڑ کر بیگ کے قریب کھڑے ہوئے آدمی کو اشارہ کیا اور اس آدمی نے تیزی سے بیگ اٹھایا اور عمران کی طرف بڑھتا چلا آیا۔
उसने मादाम के करीब रुककर बैग को जमीन पर रखा और फिर वो बैग खोलने में मसरूफ हो गया। ये तुम किस शोबदेबाज को पकड़ लाई हो? मुझे हुक्म करो, मैं तुम्हें ऐसे शोबदे दिखाऊं कि तुम मादाम की बजाय सुनहरी चिड़िया बन जाओ, इमरान ने हंसते हुए कहा। शट अप, मादाम ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। उसी लम्हे बैग वाले ने बैग में से एक बड़ी सी बोतल निकाल ली जिसका ढक्कन मजबूती से बंद था। पहले इसके पैर पर डालो ताकि उसे मालूम हो जाए कि यह वाकई दुनिया का तेज तरीन तेजाब है, उसके बाद उसके चेहरे पर पलट देना। मादाम ने उस आदमी से मुखातिब होकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा और उस आदमी ने सर हिलाते हुए बोतल का ढक्कन खोलना शुरू कर दिया। अपने आशिक का चेहरा बिगाड़ोगी मादाम, फिर तो तुम्हें बदसूरत आशिक पर गुजारा करना पड़ेगा। इमरान का लहजा उसी तरह मुतमईन था। मादाम ने कोई जवाब न दिया, वो उसी तरह खामोश खड़ी रही। बोतल वाले ने ढक्कन खोला और फिर वो तेजी से इमरान की तरफ बढ़ने लगा। ठहरो, रुक जाओ, तुम क्या पूछना चाहती हो? तुम तो जालिम महबूब हो, मैं बाज आया ऐसी मोहब्बत से, इमरान ने अचानक संजीदा लहजे में कहा। रुक जाओ, मादाम ने बोतल वाले से कहा और बोतल वाला एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। बोतल अभी तक उसके हाथ में थी। मुझे उस फार्मूले की फिल्म चाहिए जो तुमने स्पेशल मैसेंजर से उड़ाई है, मादाम ने सख्त लहजे में कहा। वो तो मैंने उसी रोज होस्टन के डाकखाने से सर दाऊद को वापस भिजवा दी थी, इमरान ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। फिर तुम यहाँ क्यों रुक गए थे? मादाम ने पूछा। अब तुमने पूछा है तो बता देता हूँ, मैंने इस फार्मूले का बाकी हिस्सा यहाँ से हासिल करना है। वो फार्मूला मेरे मुल्क की ईजाद है और उसका फायदा मेरे मुल्क को ही उठाना चाहिए। इमरान के लहजे में चट्टानों जैसी संजीदगी थी। ओह, तो ये बात है। बहरहाल मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या नहीं। मुझे फार्मूला चाहिए, मादाम ने कहा। तो जाओ, जाकर हासिल कर लो। पहले भी तो तुमने हासिल कर ही लिया था, इमरान ने जवाब में सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा। नहीं, तुम यहाँ से टेलीफोन करो और सर दाऊद से कहो कि वो फार्मूला तुम्हें यहाँ वापस भेज दे। उसके लिए तुम जो चाहो बहाना तराशो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अलबत्ता मैं तुमसे एक वादा कर सकती हूँ कि अगर तुम इस फार्मूले की फिल्म मुझे मंगवा दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। उसके बाद मेरा कोई मतलब नहीं कि तुम जो चाहो करते फिरो, मादाम ने कहा। तुम या तो अहमक हो या जरूरत से ज्यादा ही मासूम बनती हो मादाम। तुम क्या समझती हो कि मैं अपने मुल्क का फार्मूला खुद ही मुजरमों के हवाले कर दूंगा? मैंने फार्मूला हासिल करने के बाद तुम्हारा पीछा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम सिर्फ किराया पर हासिल की गई हो, वरना मेरा पहला प्रोग्राम यही था कि मैं तुम्हें तुम्हारे मेंशन में तड़पा तड़पा कर मारूंगा। लेकिन अब तुम खुद ही रास्ते में आ गई हो तो फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। इमरान का लहजा बदतरीज तल्ख से तल्ख तर होता चला गया। ओह, तुम मेरे मेंशन में मुझे ही धमकियां दे रहे हो? शायद मौत को सामने देखकर तुम्हारी अकल गायब हो गई है, मादाम ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारे मेंशन में? तो क्या हम इस वक्त तुम्हारे मेंशन में हैं? इमरान मेंशन का नाम सुनकर चौंक पड़ा। तो तुम क्या समझ रहे थे कि तुम कैफे आलाक में हो और वो अर्ल तुम्हें बचाएगा? यहाँ कोई तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, मादाम ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। अच्छा, मैं तो वाकई यही समझ रहा था कि मैं अभी कैफे में ही हूँ, मगर तुमने हमें वहां से कैसे अगवा करा लिया? इमरान ने कहा। उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, मादाम ने कहा और वो बोतल वाले से मुखातिब हो गई। सुनो, इसके दोनों पैर गला डालो। इसके बाद इसके दोनों बाजुओं का नंबर आएगा और आखिर में इसका चेहरा और फिर सबसे आखिर में दोनों आंखें, मादाम ने बोतल वाले से मुखातिब होकर कहा और खुद 2 कदम पीछे हटती चली गई। और बोतल वाला सर हिलाता हुआ एक बार फिर इमरान की तरफ बढ़ा। जब वो इमरान के करीब पहुंचा तो अचानक इमरान ने एक बार फिर उसे रोकते हुए मादाम से मुखातिब होकर कहा। सुनो मादाम, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं कि तुम रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम इतना इबरतनाक होगा कि तुम्हारी रूह भी किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इमरान के लहजे में बेपनाह संजीदगी थी। ये गीदड़ भबकियां किसी और को देना। अभी तो मैंने तुम्हारे इस हबशी से सवाजू का इंतकाम भी लेना है, मादाम ने करख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा
اور بوتل بردار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر وہ بوتل سے تیزاب کو عمران کے بندھے ہوئے پیروں پر انڈیلنے کے لیے جیسے ہی جھکا، عمران کے دونوں بازو جو کرسی کی پشت پر بندھے ہوئے تھے بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور بوتل بردار ایک جھٹکے سے مڑ کر عمران کی جھولی میں آ گرا۔ بوتل اس کے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گری اور اس میں سے تیزاب نکل کر فرش پر تیزی سے بہنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ مادام یا مارٹن سنبھلتے، عمران نے ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں اسی آدمی کی جیب سے ریوالور نکال کر اسے فرش پر بہنے والے تیزاب پر دھکیل دیا اور اس آدمی کی زبردست چیخوں سے حال گونج اٹھا۔ اس کے جسم کا جو حصہ تیزاب سے ٹکرایا تھا وہ گلنا شروع ہو گیا تھا اور وہ اٹھ کر پاگلوں کی طرح پورے حال میں دوڑنے لگا۔ وہ مسلسل چیخیں مار رہا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے مادام اور مارٹن تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹے۔ اس افراتفری میں اس کی نظریں عمران کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور پر نہ پڑیں اور نہ ہی اسے اس بات کا خیال رہا کہ آخر عمران کے بندھے ہوئے بازو کس طرح حرکت میں آ گئے۔ عمران اسی انتظار میں تھا کہ بوتل والا مادام کے قریب پہنچے اور پھر اس کا داؤ چل گیا۔ جیسے ہی تیزاب سے جلتا ہوا بوتل والا مادام کے قریب پہنچا، عمران نے فائر کر دیا۔ گولی اس آدمی کی پشت میں لگی اور وہ اچھل کر مادام سے ٹکرایا اور پھر تکلیف کی شدت اور موت کے آخری لمحات کی وجہ سے وہ مادام کے ساتھ بری طرح چمٹ گیا اور مادام کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں۔ اس آدمی کے کپڑوں سے لگا ہوا تیزاب مادام کے جسم پر بھی لگ گیا اور پھر مادام نے پوری قوت سے اسے دور دھکیل دیا۔ مارٹن نے انتہائی پھرتی سے ریوالور نکالنا چاہا مگر عمران نے اطمینان سے دوسرا فائر کیا اور گولی اس کے سینے میں دھنستی چلی گئی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اب مادام بھی پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی اور کپڑے پھاڑتی ہوئی حال میں چکرانے لگی اور حال میں عمران کے کہکے گونجنے لگے۔ اب تم زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی مادام، عمران نے کہکے لگاتے ہوئے کہا اور اسی لمحے شاید مادام کو ہوش آ گیا اور وہ اٹھ کر اس جگہ کی طرف بھاگنے لگی جہاں دروازہ نمودار ہوا تھا۔ اس نے اس جگہ دیوار کی جڑ میں زور سے پیر مارا مگر دوسرے لمحے عمران نے ٹریگر دبا دیا اور مادام چیختی ہوئی اچھل کر پہلو کے بل فرش پر جا گری۔ گولی اس کے پہلو میں پڑی تھی۔ نیچے گرتے ہی وہ چند لمحے تڑپتی رہی اور پھر ساکت ہو گئی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اپنے جسم کی باقی رسیاں کھولنا شروع کر دیں اور پھر اس نے کرسی پر سے چھلانگ لگائی اور نیچے پڑے ہوئے تیزاب کو پھلانگ کر صاف جگہ پر جا کھڑا ہوا۔ عمران صاحب، اگر اس آدمی کی جیب میں یہ ریوالور نہ ہوتا تب تو بڑی مشکل بن جاتی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم نے مجھے صرف عاشق ہی سمجھ رکھا ہے، میں نے پہلے ہی اس کی جیب سے ریوالور کا اوبار دیکھ لیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے تیزاب سے بچتا بچاتا آگے بڑھا اور اس نے چند ہی لمحوں میں کیپٹن شکیل کی رسیاں کھول دیں۔ تم باقی تمام لوگوں کو کھولو، میں ذرا مادام کی تیمارداری کر دوں، عمران نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مادام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے مادام کی نبض پکڑ کر دیکھی۔ دوسرے لمحے مطمئن انداز میں اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مادام صرف بے ہوش تھی۔ گولی نے اس کی کھال کو پھاڑا تھا، اس لیے اس کے مرنے کا فوری خطرہ بھی نہ تھا۔ عمران مادام کا بازو چھوڑ کر تیزی سے اس دیوار میں بننے والے دروازے کی طرف متوجہ ہوا اور پھر اس نے اسی جگہ پر پیر مارا تو دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ ارے آپ نے تو دروازہ بند کر دیا، کیپٹن شکیل نے دروازہ بند ہوتے ہی چونک کر کہا۔ وہ اس وقت تنویر کی رسیاں کھولنے میں مصروف تھا۔ فی الحال اسے بند ہی رہنا چاہیے، عمران نے کہا اور پھر اس نے جھک کر مادام کو اٹھایا اور اسے لا کر اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ کرسی کھینچ کر اس نے صاف جگہ پر کر دی۔ مادام کو کرسی پر بٹھا کر اس نے رسیوں سے اچھی طرح باندھ دیا اور پھر وہ ایک کرسی کے پائے کے ساتھ ٹکی ہوئی تیزاب کی بوتل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ بوتل اٹھا لی۔ اس کی تہہ میں ابھی خاصی تعداد میں تیزاب موجود تھا۔ اس نے بوتل اٹھا کر مادام کی کرسی کے قریب رکھی اور پھر وہ اس بیگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے بیگ کے اندر جھانکا اور پھر سر ہلانے لگا۔ بیگ میں اذیت دینے والی بے شمار جدید چیزیں موجود تھیں اور اسے بیگ کے کونے میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی بوتل نظر آ گئی اور وہ بوتل عمران نے نکال لی۔ اس کا ڈھکن کھول کر اسے سونگا اور پھر مطمئن انداز میں مادام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ اکیلی بوتل تھی جو تیزاب کا اثر ختم کرنے کے کام آتی تھی۔ اس نے بوتل میں موجود محلول کو مادام کے جسم کے ان حصوں پر انڈیلنا شروع کر دیا جہاں جہاں تیزاب نے اس کی کھال کو جھلسا دیا تھا۔
तेजाब चूंकि महदूद तादाद में लगा था, इसलिए उसने सिर्फ खाल ही झुलसाई थी। अभी गोश्त गलने की नौबत ना आई थी। और फिर उसने मादाम के पहलू में जहां गोली लगी थी, मार्टिन की कमीज फाड़कर पट्टी बांध दी ताकि वहां से खून रसना बंद हो जाए। अब तनवीर, कैप्टन शकील और जोसेफ कुर्सियों से उठकर इमरान के पीछे खामोश खड़े हुए थे। इस तमाम काम से फारिग होने के बाद इमरान ने मादाम की नाक एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ही मादाम के जिस्म में हरकत पैदा होनी शुरू हो गई और इमरान उसकी नाक और मुंह छोड़कर 2 कदम पीछे हट गया। उसने कुर्सी के करीब पड़ी हुई तेजाब की बोतल उठाई और चंद लम्हों बाद मादाम की आंखें खुल गईं और आंखें खुलते ही उसके मुंह से करहा निकली। उसके चेहरे पर शदीद तरीन तकलीफ के आसार उभर आए थे। वो फटी फटी आंखों से माहौल को देखने लगी। उसे इमरान और उसके साथी आज़ाद हालत में अपने सामने खड़े दिखाई दे रहे थे, जबकि वो खुद कुर्सी से बंधी हुई थी और सामने बैग वाला और मार्टिन की लाशें पड़ी हुई थीं। तुमने ये सब कैसे किया? तुम्हारी मुकम्मल तलाशी ली गई थी, फिर ये रिवाल्वर, मादाम ने अटक अटक कर घबराए हुए लहजे में कहा। ये रिवाल्वर तुम्हारे ही साथी का था मादाम, तुमने अपने साथियों की भी तलाशी ले लेनी थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर ये रस्सियां, मादाम ने अपने जिस्म को कसमसाते हुए कहा। आशिकों के लिए ये रस्सियां कच्चे धागे बन जाती हैं मादाम। अब देखो, मेरे हाथ में उसी तेजाब की बोतल है जो तुम मेरे ऊपर उंडेलना चाहती थी। इसमें इतना तेजाब मौजूद है कि तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत जिस्म बिगड़ सके और तुम चलती फिरती चुड़ैल नजर आओ। बोलो, क्या ख्याल है? इमरान ने बोतल को आगे बढ़ाते हुए कहा। नन, ये जुल्म मत करो, मुझे मार डालो मगर मुझे बदसूरत मत करो, मादाम ने दहशत भरे लहजे में कहा। उसकी आंखें बोतल देखकर फटती चली गई थीं। ओह ओह, कितनी खौफजदा हो रही हो। मेरी बार तो तुम्हारा चेहरा चहक रहा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मादाम ने आजाना लहजे में कहा। मैंने तो माफ कर दिया था, मगर तुमने खुद ही मुझे यहां बुलवा लिया, अब भुगतो, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मैं कह रही हूं, मुझे माफ कर दो, मैं अब कुछ भी न करूंगी। मादाम का लहजा सख्त दहशतज़दा सा था। तुम कर भी कुछ न सकोगी मादाम, ये तेजाब तुम्हें कुछ करने के काबिल भी न छोड़ेगा, इमरान ने कहा और फिर उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया और मादाम ने दहशतज़दा होकर बेख्तियार चीखें मारनी शुरू कर दी। अरे अरे, इतनी घबरा क्यों गई हो? तुम बहुत खूबसूरत हो और किसी चीज़ की अक्सरियत अच्छी नहीं होती, इसलिए थोड़ी सी बदसूरती तुम्हारे लिए बड़ी फायदेमंद रहेगी, इमरान ने बोतल को मादाम के चेहरे की तरफ झुकाते हुए कहा। रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ, मादाम ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। क्यों रुक जाऊं? अगर मैं रुक गया तो फिर मेरी रूह तुम्हारे इस मेंशन से कैसे निकल सकेगी, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं। मैं तुम्हें बहिफाजत यहां से निकाल सकती हूं, प्लीज मुझ पर रहम करो, मादाम ने फटे फटे लहजे में कहा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें हमारे मुतालिक कैसे पता चला, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा और मादाम ने तेजी से मैकूर के फ़ोन से लेकर उनके यहाँ पहुँचने तक सारी तफसील बता दी। उसके साथ ही उसने ये भी बता दिया कि क्राफ्कर का फ़ोन आया था, वो भी तुम्हारे कैफ़े अलाक में मौजूदगी से वाकिफ़ था। ओह अच्छा, फिर क्राफ्कर ने क्या कहा, इमरान ने चौंकते हुए कहा। वो इस बात पर जोर दे रहा था कि मैं तुम सबको फौरी तौर पर कत्ल कर दूं, लेकिन मैंने उसे झिड़क दिया, मादाम ने कहा। हाँ, भला तुम अपने आशिक को कैसे मार सकती थी मादाम, तुमने सिर्फ हमें दावत पर यहाँ बुलाया था, इमरान ने बड़े संजीदा अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और मादाम होंठ भींच कर खामोश हो गई। सुनो मादाम, तुम क्राफ्कर को फोन करके उसे बताओगी कि तुमने इमरान और उसके साथियों को खत्म कर दिया है और उसकी लाशें तेजाब के हौज में डालकर गला दी हैं, इमरान ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा। ठीक है, मैं उसे ये कह दूंगी, मादाम ने फौरन ही हामी भरते हुए कहा। देखो मादाम, ये तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे हुस्न के बचाव का आखिरी मौके है, अगर तुमने वाकई गलत हरकत करने की कोशिश की तो हमारे साथ जो कुछ होगा बाद में होगा, मैं ये बोतल पूरी तुम पर उंडेल दूंगा, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा।
तुम मुझे माफ कर दो, तुम जो कहोगे मैं वैसे ही करूंगी, मादाम ने इंतहाई आजिजाना लहजे में कहा, और इमरान को उसकी आंखों के तसरात से ही उस बात का यकीन हो गया, क्योंकि वो खूबसूरत औरतों की नफ्सियात को अच्छी तरह जानता था कि वो मौत तो कबूल कर सकती हैं लेकिन बदसूरती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उसे यकीन था कि तेजाब की बोतल की धमकी रिवाल्वर से भी ज्यादा कारगर रहेगी। तनवीर, इसे खोल दो, इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा, और तनवीर ने आगे बढ़कर मादाम की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी, और इमरान ने जेब से रिवाल्वर निकालकर करीब खड़े कैप्टन शकील की तरफ बढ़ा दिया। कैप्टन शकील ने रिवाल्वर जेब में डाल दिया। रस्सियां खुलते ही मादाम उछलकर खड़ी हो गई। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तसरात उभर आए थे, और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के करीब ही मार्टन की लाश पड़ी थी। मादाम उसके करीब पहुंचकर रुक गई। इसके चेहरे पर बेपनाह तकलीफ के आसार उभर आए। तुमने जुल्म किया है, पहले सवाजू को खत्म कर दिया और अब मार्टन को भी, मादाम ने डूबते हुए लहजे में कहा। मार्टन नहीं मादाम, हाई बर्ट कहो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, अब तो इसका असल नाम लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मादाम ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर आगे बढ़कर उसने दीवार की जड़ में जोर से पैर मारा तो दीवार में दरवाजा नमूदार हो गया, और मादाम कदम बढ़ाती दूसरी तरफ निकल गई। उसके पीछे इमरान हाथ में तेजाब की बोतल पकड़े चल रहा था, जबकि बाकी अफराद उसके पीछे थे। ये एक तवील राहदारी थी। राहदारी के आखिर में लोहे का एक मजबूत दरवाजा था जो बंद था। मादाम ने उस दरवाजे के करीब जाकर उस पर मखसूस अंदाज में 3 बार दस्तक दी तो दरवाजे के ऊपर से एक आवाज अंदर आई। डोर कोड बताइए, बोलने वाले का लहजा बेहद सख्त था। आई बर्ड 36, मैं मादाम हूँ, दरवाजा खोल दो, मादाम ने संजीदा लहजे में कहा, और उसका फिक्र मुकम्मल होते ही दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। कैप्टन शकील और तनवीर दिल ही दिल में इमरान की कलमंदी पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसाने में मसरूफ हो गए, क्योंकि अगर मादाम को वो इस अंदाज में टेप न करता तो फिर यहाँ से सही सलामत निकलना एक मसला बन जाता। दरवाजा खुलते ही मादाम आगे बढ़ी और उसके पीछे ये लोग भी आ गए। दरवाजे की दूसरी तरफ मशीन गन्नों से मुसल्लह 4 अफराद मौजूद थे। वो हैरत से मादाम और इन लोगों को देखने लगे लेकिन खामोश रहे। निप्कू, मार्टन और 1130 की लाशें आल से उठाकर बरकी पट्टी में डाल दो, मादाम ने एक मुसल्लह आदमी से मुखातिब होकर कहा। लाशें? निप्कू ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, उन दोनों ने मुझसे गद्दारी करने की गुस्ताखी की थी, मादाम ने करख्त लहजे में कहा, और फिर आगे बढ़ती चली गई। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुई। ये कमरा दफ्तर के अंदर अंदाज में सजा हुआ था। इमरान और उसके साथी भी उसके हमरा ही थे। अब मैं क्राफ्कर को फोन करती हूँ, उसके बाद तुम लोग चले जाओगे, मादाम ने मेज पर पड़े हुए फोन को अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। तो और क्या, हमने यहाँ क्रिकेट खेलनी है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, और मादाम ने सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और फिर तेजी से नंबर डायल करने लगी। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज उभरी। यस, कौन बोल रहा है? बोलने वाला गो आवाज बदल कर बोल रहा था, लेकिन इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो क्राफ्कर है। हेलो क्राफ्कर, मैं मादाम बोल रही हूँ, मादाम ने संजीदा लहजे में कहा। ओह मादाम, क्या हुआ? उस पर इंसाफ ढंप का क्राफ्कर ने दूसरी तरफ से इश्तियाक आमेज लहजे में कहा। क्या होना चाहिए था? मैंने उससे तमाम मालूमात हासिल करके उसे उसके साथियों समेत मौत के घाट उतार दिया है। उनकी राख इस वक्त बरकी भट्टी की तह में पड़ी हुई है, मादाम ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया। उसकी नजरें इमरान के हाथ में मौजूद तेजाब की बोतल पर जमी हुई थीं। ओह, क्या वाकई? क्राफ्कर ने चौंकते हुए पूछा। क्राफ्कर, मैंने इसलिए फोन नहीं किया कि तुमको रिपोर्ट देकर उसके सच झूठ की वजाहत करती रहूं, मादाम का लहजा बेहद करख्त हो गया। ओह मादाम, नाराज होने की बात नहीं, दरअसल उस प्रिंस के बारे में इस कदर बातें सुनने में आई हैं कि उसकी मौत का यकीन नहीं आता, क्राफ्कर ने जवाब देते हुए कहा। बहरहाल तुम्हें यकीन आए या नहीं, ये मेरा मसला नहीं है। मैंने जो कहा है वो दुरुस्त है। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि उस प्रिंस के मुझे बता दिया है कि वो फार्मूले लेकर या फार्मूले का दूसरा हिस्सा हासिल करने के लिए यहाँ रुका था। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वो पहले ही यहाँ मौजूद फार्मूला हासिल कर चुका हो। इस तरह तो तुम्हारे लिए फार्मूले का पहला हिस्सा बेकार हो जाएगा।
वैसे उसकी तलाश में इस किस्म की कोई चीज उससे या उसके साथियों से बरामद नहीं हुई, मादाम ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं मादाम, ये फार्मूला यहाँ से हासिल करना किसी के लिए भी नामुमकिन है, क्राफ्कर ने तवील सांस लेते हुए कहा। ओके ठीक है, बस मैं यही पूछना चाहती थी, मादाम ने कहा, और फिर उसने रिसीवर रख दिया। ठीक है, मैंने ठीक कहा है ना, मादाम ने कुन आंखों से इमरान के हाथ में पकड़ी हुई बोतल की तरफ देखते हुए कहा। आपने किसी आदमी को बुलाओ और उसे मेकअप बॉक्स और हमारे लिए कपड़े लाने का हुक्म दो, इमरान ने बोतल पर हाथ फेरते हुए कहा, और मादाम ने सर हिला दिया और फिर उसने इंटरकॉम का बटन दबाकर यही आर्डर दोहरा दिया। चंद लम्हों के बाद दो नौजवान अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक के हाथ में बड़ा सा मेकअप बॉक्स और दूसरे के हाथ में प्लास्टिक का एक बड़ा सा थैला था। ठीक है, रख कर जाओ, मादाम ने कहा, और वो दोनों इन चीजों को मेज पर रखकर वापस कमरे से निकल गए। कैप्टन शकील, ये बोतल लेकर खड़े हो जाओ, मादाम अगर कोई भी मशकूक हरकत करे तो बड़ी तसल्ली से उसका चेहरा बिगाड़ देना, इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा, और कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर इमरान के हाथ से बोतल थाम ली और एक साइड में बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ा हो गया। इमरान ने सबसे पहले अपना मेकअप किया, फिर तनवीर और जोसेफ का मेकअप हुआ। जोसेफ को इमरान ने अफ्रीकी की बजाय यूरोपियन बना दिया और मादाम की आंखें हैरत से फटती चली गईं। वो यूं इमरान को देख रही थी जैसे उसे इमरान की हैरत अंगेज सलाहियतों पर यकीन न आ रहा हो। अगर ये मेकअप मादाम के सामने ना होते तो मादाम को जिंदगी भर इस बात पर यकीन ना आता कि ये लोग मेकअप में हैं। फिर इमरान के कहने पर बोतल तनवीर के हाथ में पहुंच गई और इमरान ने कैप्टन शकील का मेकअप किया। अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, जब हम महफूज मकाम पर पहुंच जाएंगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, इमरान ने मादाम से मुखातिब होकर कहा। चलो, मैं तैयार हूं, मादाम ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा और फिर उठकर कमरे से बाहर की तरफ चल पड़ी। इमरान उसी तरह बोतल थामे उसके पीछे था और उसके पीछे बाकी लोग। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद मादाम एक और राहदारी के दरवाजे में दाखिल हुई। इस राहदारी के दरवाजे पर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था, जो कि मादाम के दाखिल होते ही सब्ज हो गया। ये एक तवील राहदारी थी और छत पर मुख्तलिफ रंगों के बल्बों की एक तवील कतार नजर आ रही थी। इस राहदारी में दाखिल होते ही इमरान लाशऊरी तौर पर मोहतात हो गया, इसलिए वो मादाम के बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। लेकिन अभी उन्होंने आधी राहदारी ही क्रॉस की थी कि अचानक मादाम यूं लड़खड़ाई जैसे उसका पैर रपट गया हो और लड़खड़ाते हुए वो तेजी से आगे को बढ़ी। इमरान उसके अचानक लड़खड़ाने पर बुरी तरह चौंका, मगर उसका ये चौंकना उसके किसी काम न आया, क्योंकि पलक झपकने में सरर की आवाज से उसके और मादाम के दरमियान शफाफ शीशे की एक दीवार खड़ी हो गई। दीवार चूंकि फर्श से निकली थी इसलिए इमरान छलांग न लगा सका। दीवार दरमियान में आते ही वो सब बुरी तरह उछले और उसी लम्हे छत पर लगे हुए बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे और फिर एक बल्ब में सुर्ख रंग की तेज रोशनी निकली और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों पर से गोश्त यकलख्त गैब होता चला गया है और वो गोश्त पोस्ट के इंसानों की बजाय हड्डियों के ढांचों में तब्दील होते जा रहे हैं। बेपनाह और अचानक तकलीफ की वजह से उनके जहनों पर अंधेरों ने यलगार कर दी और वो सारे पलक झपकने में धड़ाम से रातधारी के फर्श पर गिरते चले गए। इमरान के हाथ में पकड़ी हुई बोतल उसके हाथ से छूटकर पुख्ता फर्श पर गिरी और एक छनाके से टूटती चली गई और बोतल में मौजूद स्याल उनके बेहोश जिस्मों से टकराता हुआ आगे बहता चला गया। जहां जहां वो तेजाब टकराया वहीं वहीं उनके जिस्मों से धुआं सा निकलने लगा और राहदारी मादाम के फातिहाना कहकों से गूंज उठी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।